एक और ऑडियो लीक की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बहाली का ऑर्डर होते ही गुलाम महमूद डोगर सियासी हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद कहती हैं कि डोगर साहब कब चार्ज ले रहे हैं, जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अभी ऑर्डर नहीं मिले, हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेने बैठे हैं। यास्मीन राशिद सवाल करती हैं, इमरान खान साहब का काफी कंसर्न थे, आज रात खामोशी से गुजर जाएगी ना हमारी? ये सवाल किया गया यास्मीन राशिद की जानिब से। इरादा की है। जी मैडम, सलाम अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब आती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मियां ताहिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि इस ऑडियो लीक से खौफ जाहिर हो रहा है पीटीआई का, आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? देखिए, ये खौफ की बात तो आप जरा एक तरफ रख लीजिए। पहले मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि अगर रमूज़े सल्तनत जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ही चलाने हैं और ये सियासतदानों को एक तरफ उठा के फेंक देना है, जिस तरह के मज़ाहिर हम देख रहे हैं। इस गुलाम महमूद डोगर साहब के बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब साबका जो थे वो भी उनको गोद में बिठा के धमकियां देते रहे हैं। और अब ये ऑडियो जो है, इट इज सेइंग एवरीथिंग। ये सब कुछ आश्कार हो रहा है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। तो अपनी मर्जी के फैसले लेने की जो रवायत पड़ गई हुई है, उसकी कोई रेड लाइन है ही नहीं कि कहीं उसने खत्म होना है कि नहीं होना है। ये डोगर साहब अब तक कोई और होता और हालात होते हुकूमत के, तो ये बर्खास्त होके घर बैठे हुए होते, जो इस वक्त यानी नाक के ऊपर बैठ के और मुंह चढ़ा रहे हैं इंसाफ का भी और पुलिस के महकमे का भी। तो मुझे तो इस बात पर ज्यादा हैरत है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, किस किस्म के फैसले कर रही हैं। इधर से दरखास्त दी जाती है, 2 घंटे के बाद फैसला आ जाता है। ये तो पहले कभी नहीं हुआ, ये तो पहले किसी के साथ कभी नहीं हुआ। ये क्या डर है इन अदालतों को, किस बात से खौफजदा है वो, कुछ समझ में नहीं आती मेरे तो। और अभी ये जो गुफ्तगू जिस टेप की बात आप कर रहे हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहबा को मैं समझता था बहुत ढंग की खातून है, बहुत ढंग की सियासतदान है, लेकिन जो गुफ्तगू उनकी मैंने सुनी है, अगर ये टेप उन्हीं की है, ये आवाज उन्हीं की है, तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ इस मुल्क की सियासत का भी और इस मुल्क के कानून का भी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां ताहिर साहब, एक और ऑडियो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट से बहाली का ऑर्डर होते ही गुलाम महमूद डोगर सियासी हो गए, ये ऑडियो आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें 2 बातें सामने आती हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते ही वो सियासी नहीं हुए, वो सियासी पहले थे। और जब उन्हें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स पे मूव करते हैं, 18 स्केल और उससे ऊपर के लोग जो हैं। तो इनको जब तब्दील करने का पिछली हुकूमत परवेज इलाही के दौरान जब फेडरल गवर्नमेंट से आया था, तो इन्होंने इनकार कर दिया था और ये वजीर आला की गोद में बैठ गए थे, जो कि इनकी सर्विस के रूल्स की मुखालफत है। ठीक है कि वजीर आला उनको रोक जरूर सकते हैं, लेकिन सर्विस की भी अपनी एक तकाजे हैं, उनके रूल्स के भी तकाजे हैं। तो ये सियासी तो उसी वक्त हो गए थे जब ये बड़ा झुक के और जिस तरह से अगर आप वो फुटेज अगर आप चला सकेंगे, जिस तरह से ये परवेज इलाही को झुक के मिल रहे हैं और वो उनके कंधे पे हाथ लगा के कह रहे हैं कि तानू उनको ही नहीं कुछ भी पूछता, तुसी साढ़े नाल ही हो। तो मतलब ये सियासी बहुत पहले से हो चुके थे, सियासी हैं। और आज तो जाहिर है कि ऑडियो लीक में एक बार फिर साबित हो गया। और दूसरी बात इसमें जो सामने आ रही है वो ये है कि ये बड़े तमतराज से कहते हैं जी हमें कोई डर नहीं है, कोई हाथ लगा के दिखाए इमरान खान को, और इमरान खान जो है ना वो तो किसी से डरते नहीं है।
और हम गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए हैं और जेल बरो तहरीक का उन्होंने कल ऐलान किया है। तो इस ऑडियो में अगर आप गौर से सुने तो इसमें किस तरह से यासीन राशिद जो है वो कंसर्न है कि आज रात स्कूल ना गुजर जाएगी ना साड़ी। मतलब ये कि वो कितने परेशान है कि वो खान साहब गिरफ्तार ना हो जाएं। तो जो वाकफान हाल हैं, जो खान साहब को जानते हैं, उनको पता है कि खान साहब गिरफ्तारी से उनकी जान जाती है, वो गिरफ्तारी से बहुत खौफजदा हैं। ये ऊपर से इनकी भड़के हैं और सारी चीजें हैं। देखें, अगर ये ऐसा ना हो तो वहाँ 300 से 400 जो उन्होंने लोग बिठाए हुए हैं पता नहीं कहाँ से ला के, तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद सिर्फ एक है कि वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं और वो ह्यूमन शील्ड उन्होंने बनाई हुई है अपने सामने, ताकि वो आए तो कोई कोर्ट ऑर्डर या कोई किसी भी ऑर्डर के तहत, जाहिर है कि गिरफ्तारी कानूनी होती है ना, गिरफ्तारी को गैर कानूनी थोड़ी होनी है, उन्हें किसी ने अगवा करने तो नहीं आना। तो कोई किसी कानून के तहत ही कोई एजेंसी या कोई पुलिस आएगी। कभी कहीं हमारे मुल्क में ऐसा हुआ है कि किसी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी के लिए कोई पुलिस आए या कोई ऐसी बात हो तो उन्होंने उससे पहले अपने सामने ह्यूमन शील्ड बना के रखी हो कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए? तो ये दो डिफरेंट उनकी आप देखें कि बातें हैं कि एक तरफ वो जेल बरो तहरीक की बात करते हैं, वो भड़के मारते हैं और वो पाकिस्तान का सबसे दिलेर लीडर अपने आप को कहलाते हैं और कहने वाले उनको कहते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि उनकी हालत ये है कि यास्मीन राशिद कह रही हैं कि आज भी रात स्कूल ना गुजर जाए। तो मतलब ये है कि ये इतना खौफ है, इतना उनके यहाँ डर है। और जो पहले वाली बात कि पुलिस को अभी अतात आरड़ कह रहे थे कि ये वो बंदे हैं डोगर साहब कि जिन पे प्लाट पे कब्जा करने का केस था और शहबाज शरीफ ने अपने दौर में व्हेन ही वाज सीएम तो उन्होंने उनकी इंक्वायरी करवाई थी और इसीलिए उनको उनके ओहदे से हटा दिया था। तो मतलब ये कि ऐसा बंदा जिसकी सर्विस में उस पे बाकायदा एक एलिगेशन नहीं है, साबित हो चुका है इंक्वायरी में कि उसने गैर कानूनी काम किया हुआ है। बिल्कुल, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। अगर इसी तरह से होता रहा, सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, कुछ दिन पहले परवेज इलाही की ऑडियो लीक हुई और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसमें जो यास्मीन राशिद हैं काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस ऑडियो को? यकीनी तौर पर एक चीज तो अब एस्टेब्लिश हो गई जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बदकिस्मती से जो दुनिया के बदतरीन इंसाफ फराहम करने वाले इदारों में से है रैंकिंग के हवाले से, 130 से लेकर 139 उसका नंबर है, उसके अंदर बेंच फिक्सिंग हो रही है और इस भौड़े तरीके से हो रही है कि जब एक ऑडियो पकड़ी गई, ये साबित भी हो गया कि एक जज साहब के पास केस लगवाने की बात की जा रही है और डॉक्टर साहब का केस लगवाने की बात की जा रही है। आप अंदाजा करें, यानी कि इस तरह की जुटाई तो कभी माजी में देखी नहीं है। सब कुछ क्लियर हो गया, अगले दिन फिर वही बेंच बैठ रहा है और वहां तबसरे हो रहे हैं बकायदा, यानी कि कमाल हो गया। पाकिस्तान के अंदर तो वो कुछ हो रहा है कि इदारे नाम की कोई चीज का वजूद ही नहीं रह गया। हम ख्याल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट एक से एक काबिल जजों से भरी पड़ी है, 3-4 जज बैठ के पूरा मुल्क चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और आइन रिराइट कर रहे हैं। तो इससे ये चीज तो साबित हो गई कि ये डोगर की बहाली का फैसला बेंच फिक्सिंग के जरिए किया गया। उसमें परवेज इलाही भी मुलव्वस हैं, उसमें जो जज साहबान के नाम आ रहे हैं जिनके मुताबिक तवक्को की जानी चाहिए कि हुकूमत थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करती हुई प्रेफरेंस भेजेगी, वो भी उसमें मुलव्वस हैं। इसमें कुछ और इनके जो हो सकता है कोई बैरूनी आका हो वो भी मुलव्वस हो। तो ये बात अब एस्टेब्लिश हो गई बगैर किसी शक व शुबे के कि डोगर को लाना, जो एक बदनामे जमाना पुलिस अफसर हैं जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे और वैसे भी उनकी मुलाजमत जो है यहाँ जो मुद्दे मुलाजमत है वो हर तरह से तनाज़ों का शिकार रही। आप अंदाजा करें कि एक बंदा पीएसपी अफसर है, वो फेडरल हुकूमत के अहकाम मानने से इनकार कर रहा है, तो भाई उसमें सस्पेंड ही होना है, तो ट्रांसफर ही होना है ना। सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकती है उसको? फिर ये जज साहब आए और आके एक जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को तो संभाल ले, सीएम को तो संभाल ले। जब परवेज इलाही की ऑडियो सामने आ गई, उसमें नाम फाजिल जज का सामने आ गया, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है कि वो बेंच तोड़ दिया जाए और उस केस की समाज जो है वो मुतल्ली करके खुद सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ले। अगर उन्होंने नहीं करना तो इसका एक मतलब है, मतलब ये है कि उन्होंने वादे कर दिया कि हम ना आइन मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना आप इसी पर चलेंगे। अगर आप नहीं मान रहे तो फिर मुल्क के बाकी इदारे या सियासी जमातें या अवाम या साइल फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर कानून के अंदर अगर रास्ता ही नहीं है फिर दूसरा रास्ता कैसे निकलेगा? जरा इसकी भी साफ फरमा दें। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि बेंच फिक्सिंग के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो बहरान पैदा किया गया। आप ये भी याद रखें
कि पाकिस्तान का मौजूदा सारा बहरान जो है उसमें 90% किरदार अदलिया का है। इमरान प्रोजेक्ट जो है उसको अदलिया के जरिए नाराज किया गया था, तो बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों पे नादुम हो, एक एक स्टेप पीछे हो, खोसे की, गुलजार की और साकिब निसार की गलतियों पर माफी मांगे, ये एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो नतीजा निकलेगा वही निकला करता है जो मुल्क में जब इदारे अनारकी पैदा करने पर तुल जाए तो जाहिर है फिर उसका नतीजा उसी तरह से निकलेगा। फिर वो गफूर आजमी साहब ने जो आर्मी उसमें जनरल बाजवा के साथ किया था वो पता नहीं कहाँ कहाँ होगा और क्या क्या होगा। ठीक है, अपने मनपसंद फैसले लेने से बाज आना चाहिए। ये मामलात को अब बेहतर होने की ज़रूरत है। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब और मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कराची में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, शुजाबाद का रिहायशी जवान मुल्क पर कुर्बान। शहीद के घर अहले इलाका जमा होना शुरू हो गए। शहीद के अहले खाना के इस बारे में क्या तासुरात हैं, जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। मुसव्वर, आगाह कीजिएगा। बाद के नवाही इलाके चकारस के अंदर मौजूद है, जहाँ के रिहायशी शुजाबाद के सपूत बहादुर जवान तैमूर शहजाद ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले के अंदर बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी जान में शहादत नोश की, अपनी जान को कुर्बान किया। इसी हवाले से इलाका मकीन जो है वो इनके घर पे भी जमा हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद डेड बॉडी भी यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा किया जाएगा। इनके भाई हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा वो छोटा भाई था माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने मुल्क और कौम के लिए जो उसने जाम शहादत हासिल की है और मुझे फ़ख्र है उसके ऊपर। और इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब उनका नमाज जनाजा जो है इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चे कितने थे तैमूर भाई के? 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक का 4 साल का, एक 2 साल का है। अच्छा, आप कुछ खुद कितने बहन भाई थे? हम 5 बहन भाई हैं, 3 भाई थे, तीसरे नंबर पे छोटे। तो मैंने तो सबसे सुना छोटे होगा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई। जी हाँ, बिल्कुल, वो सिविल इंजीनियर उन्होंने की थी। इंजीनियर थे, लेकिन उनको शौक़ था फोर्स ज्वाइन करने का और उसी शौक़ के जज्बे से वो गए। उन सब का यही कहना है कि जो उनका जज्बा था उसी वजह से उन्होंने ये शहादत की हासिल किया और ये जो बहादुरी के साथ मुकाबला किया और ये दुश्मनों को भी समझ आ चुकी है कि पाकिस्तानी कौम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसव्वर आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की 2 तालिबात आपस में लड़ पड़ी। दोनों तालिबात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में गुत्थम गुत्था हो गईं। एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर दी। लड़ाई के दौरान पास खड़े तलबा तमाशा देखते रहे। इसी पर बात करेंगे, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये वाकया जो है वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पेश आया, जहां पर 2 तलबात जो है वो आपस में मेकअप किट की वजह से जो है वो लड़ पड़ी हैं। जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दोनों जो है वो आपस में सहेलियां और एक ने मेकअप कर लिया था और दूसरी जो है वो मेकअप मांग रही थी और मेकअप जो है वो बगैर इजाजत के किट को जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिस पर जो है वो लड़ाई हुई और दोनों जो तलबात हैं एक दूसरे पर जो है वो थप्पड़ों लातों गुस्सों के साथ जो है वो तशद्दुद करती रही और साथी जो तलबात हैं और उसके साथ साथ जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो गन मैन है वो दोनों जो तलबात हैं उनको जो है वो देखते हुए जो लड़ाई कर रही थी उनको जो है वो फुटेज बनाने में मसरूफ थे, बल्कि किसी ने उनको जो है वो छुड़वाया तक नहीं है। तो यूनिवर्सिटी राय से हमारी जो है वो बात हुई और उनका ये कहना था कि दोनों तलबात के जो है वो कार्ड जो है वो कब्जा में ले लिए हैं और उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी का जो है वो हुक्म भी जो है वो दे दिया गया है। लेकिन ये भी जो है वो राय के मुताबिक यूनिवर्सिटी राय से ये बताया जा रहा है कि दोनों तलबात जो है वो अरसा दराज से दोनों जो है वो सहेलियां थी और मेकअप किट की वजह से इनके साथ जो है वो दोनों की जो है वो लड़ाई हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फेस्टिवल का दूसरा रोज है। इसी पर बात करेंगे, मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। मायदा, आगाह कीजिएगा। अलहमरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीब का सिलसिला जो है वो जारी है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फेस्टिवल में रंगारंग तकरीब पे बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर जो है वो आने वाले लोग जो यहाँ पर शायकीन हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वक्फे से जो है यहाँ पर शायकीन जो है वो आते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो धागे से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है, क्या बना रही हैं आप और कैसा महसूस कर रही हैं? हम यहाँ अड्डा वर्क कर रहे हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी, बेसिक एम्ब्रॉयडरी हम बच्चों को सिखाते हैं और आज हम यहाँ पर हमने पब्लिकली किया हुआ है कि सब यहाँ पर आएँ और एम्ब्रॉयडरी का काम करें, बिकॉज ये एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ
पर काम जो है वो ये लोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ काम के साथ साथ यहाँ पर जो है वो एंजॉयमेंट भी जारी है। लोग यहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दी जा रही है और ये सिलसिला रात तक इसी तरह से बहुत जारी शुक्रिया मायदा आपका। कराची के बीच लग्जरी होटल में लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। मजीद जानेंगे इकरा आवान से। इकरा आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं बीच लग्जरी होटल में मौजूद हूं और आज यहां पर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ जो है जारी है। यहां पर स्कूल के जो तलबो तलबात हैं उनकी भी काफ़ी तादाद यहां पर मौजूद है। किताबों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। अदब से मुतल्लिक मुख्तलिफ सेशंस भी यहां पर आज के दिन उनका इनेकाद किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त स्टॉल पर एक खातून मौजूद है, उनसे बात करूँगी और जानूँगी कि आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों में जदीद टेक्नोलॉजी जब से आ गई है तो बच्चों ने किताबों की तरफ रुझान कम कर दिया। इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के जो अदबी मेले हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए मुफीद नहीं हैं, ये नौजवान और अवाम के लिए अमूमी तौर पर भी बहुत मुफीद हैं। इसलिए कि ज़बान, अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़, ये तमाम चीज़ जो अलूम हैं आजकल के तकनीकी दौर में यूँ समझा जाता है कि इनकी अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में जितनी अहमियत इन अलूम की है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जी, तो आपने देखा कि इनका कहना था कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नौजवान बच्चों के लिए और बल्कि तमाम अफराद के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये पता चलता है कि हमारा अदब से। बहुत शुक्रिया इकरा आपका।